दोस्तों, भूत प्रेतों के बारे में बहुत से लोग बोलते हैं कि यदि उनका अस्तित्व है तो वे दिखाई क्यों नहीं देते और वे हमारे सामने आकर क्यों नहीं बता देते कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। इन बातों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इनके जानकारी रखने वाले लोग बताते हैं कि वे खुद की प्रेजेंस का होने का सिर्फ संकेत देते हैं। वे या तो किसी को पजेस्ट कर लेते हैं और किसी व्यक्ति की बॉडी में प्रवेश कर अपनी बातें बताते हैं, या फिर चीजों का इधर उधर फेंकना और बिजली के बल्ब के बार बार ऑन ऑफ होना जैसी चीजों के माध्यम से अपने होने का संकेत देते हैं। आज की हमारी कहानी ऐसे ही पोजीशन की है जो हमें ओडिशा के रहने वाले नरेश जी ने भेजी है। इसको उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम नरेश है। मैं ओडिशा के बलरामपुर नाम के गाँव में रहता हूँ। आज मैं 37 साल का हूँ, मगर ये बात 2001 की है, जब मैं 15-16 साल का हुआ करता था। तब मैं अपने गांव की स्कूल में पढ़ता था। मैं क्लास 10th का विद्यार्थी था। हमारी क्लास में एक चिराग नाम का लड़का पढ़ता था। वह पढ़ाई में काफी होशियार था, हमेशा क्लास में टॉप करता था। उसके पापा गवर्नमेंट टीचर थे जो कि किसी दूसरी स्कूल में पढ़ाया करते थे। चिराग की एक खास बात थी कि वह भूत प्रेत और टोने टोटके जैसी चीजों को अंधविश्वास मानता था, बल्कि इन चीजों से उसे काफी चिढ़ थी। हाथ का कलावा, किसी के गले का ताबीज, काला टीका लगाना या मंदिर जाना, ये चीजों से वह दूर रहता था। वह बोलता था कि तुम ही पढ़ो इन सब अंधविश्वासों में, तभी तो क्लास में पिछड़े रहते हो। पढ़ते वढ़ते तो हो नहीं, मंदिर गए, घंटा बजाया और भगवान पास करवा दो करते रहते हो। वह इन मामलों में इतना निडर था कि एक दिन हम 3-4 लड़कों ने देखा कि एक चौराहा, जिससे हमारे गांव के सभी लोग डरते हैं, क्योंकि गांव की औरतें वहीं पर टोने टोटके और प्रेत बाधा दूर करने का सामान रखती है। चिराग ने हमारी आंखों के सामने उस चौराहे पर पड़े 2 केलों को उठाकर खा लिया और वहाँ पर पड़ी बाकी मंत्र तंत्र की चीजों को लात मारकर भी खेड़ दिया। हमें यह सब देखकर ही डर लग रहा था और वह उन्हें ऐसे लात मार रहा था जैसे कोई खेल हो और उन सबको भला बुरा कह रहा था। और इसके बाद भी चिराग को कुछ नहीं हुआ। वह वैसा का वैसा ही था, हंसता खेलता। मुझे भी अंदर ही अंदर लग रहा था, यार मैं अनपढ़ किसान का बेटा हूँ। अब आप बहुत ज्यादा टोना टोटका करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा डरता हूँ इन चीजों से। उस वक्त हम 4 पक्के दोस्त थे, मैं, हरी, राजू और कैलाश। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार हम यूं ही डरते रहते हैं, हमें इन अंधविश्वासों को छोड़कर साइंस का हाथ पकड़ना चाहिए। तो हरी ने बोला, अबे पागल हो गया क्या? हम साइंस को मानते तो हैं, हम कहाँ नकारते हैं, लेकिन साइंस ही सब कुछ नहीं है। ये बात सही है कि हमें अंधविश्वास में तो ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि ये चीजें होती जरूर है और बहुत खतरनाक होती है। इनसे दूर ही रहना ठीक है। जिसके साथ हुई है उनसे पूछो, उनकी जिंदगी खराब हो चुकी है। चिराग जो भी कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है, वह एक दिन पछताएगा। यदि अभी तक उसे कुछ नहीं हुआ हो तो सकता है उसका गन ऊंचा हो। ये चीजें ऊंचे गन वालों को जल्दी नहीं पकड़ती है, लेकिन किसी दिन ये ज्यादा ताकतवर आत्मा से भिड़ जाएगा। उस दिन देखना क्या होता है। और एक बार यदि बुरी शक्ति की गिरफ्त में आ गया तो इसका गन बिल्कुल नीचे चला जाएगा और थोड़ी सी श्रापित जगह पर जाने पर ही बुरी आत्माएं इस पर हावी हो जाएगी। तो कैलाश ने बोला, यार सुना तो हमने भी यही है। तो हम सबने हाँ में सिर हिला दिया। और इसके बाद वो दिन जल्दी ही आ गया जब हरी की बात सच होने वाली थी। एक अमावस की रात गांव में एक औरत का टोटका किया जा रहा था। हमारे गांव में एक खतरनाक टोटका हरिजन समाज का भोपा करता है। ये औरत गर्भवती थी जिसके पीछे एक काला साया पड़ गया था। उसे दूर करने के लिए भोपा अमावस की रात के 12 बजे गाँव के दूर शमशान में स्थित पीपल के पेड़ के नीचे रक्त पिशाच को भोग लगाता है। हम उन सबको शमशान में गांव के ऊंचे से मकान पर चढ़कर देख रहे थे। शमशान में आग जली हुई थी। हमें सिर्फ वो आग ही दिखाई दे रही थी और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था और कभी कभी मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह हरिजन भोपा, जिसे हम रामधन काका बोलते थे, उसका लड़का भी हमारी स्कूल में 8th क्लास में पढ़ता था। वो भी उस वक्त हमारे पास ही था और थोड़ी देर बाद चिराग भी वहीं आ गया। चिराग ने जब ये बात सुनी तो वह तालियां मारकर मजाक उड़ाने लगा। गर्भवती औरत पर काला साया और रक्त पिशाच को भोग लगाकर उसे दूर करना, वाह क्या बात है। ये क्या पाखंड है। तुम्हारे पापा ऐसे ही पैसे ले लेते यार, इतना पाखंड करने की क्या जरूरत है। तो हरिजन रामधन काका के लड़के ने नम्र स्वभाव में बोला, भैया आप हमेशा ऐसा बोलते हो। अगर आपको झूठ लगे तो वे लोग जो भी शमशान में है वे थोड़ी देर में अभी गाँव में आने वाले हैं। उनके यहाँ आने के बाद आप शमशान में जाओ और उस पीपल के पेड़ की एक डाली तोड़ कर ले आओ। अब मैं मान लूंगा कि ये सब पाखंड है। तो हम सबने बोला, छोड़ो यार, क्यों झगड़ते हो, ये सरफिरा है चिराग, चला जाएगा ये। तो चिराग ने बोला, सरफिरा नहीं बल्कि तुम सब लोग मूर्ख हो जो इन सबको मानते हो। ऐसा बोलते हुए चिराग ने पास से एक मजबूत लाठी ले ली कि भूत तो नहीं पर रास्ते में कुत्ते जरूर पीछे पड़ जाएंगे। और वह हंसने लगा। अब वो उन सबके शमशान से लौटने का इंतजार कर रहा था। और कुछ देर बाद जब वो वापस आ गए तब चिराग हाथ में लाठी लिए शमशान की ओर निकल गया। थोड़ी देर हमें दिखाई देने के बाद वो आंखों से ओझल हो गया। हम शमशान की जलती हुई आग को देख रहे थे। हम सोच रहे थे कि आग के पास जाने पर चिराग हमें जरूर दिखाई देगा। हम सोच रहे थे कि चिराग को वहाँ जाकर वापस लौटने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लग सकता है। हम उस आग को देखे जा रहे थे जो कि बराबर जल रही थी।
चिराग को गए 1 घंटा हो गया लेकिन वह वापस नहीं आया। अब वह आग भी धीरे धीरे बुझ गई थी और कुछ अंगारे धधकते हुए दिखाई दे रहे थे। हम उसका इंतजार कर रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि वो शरारती है, क्या पता हमें परेशान करने के लिए ज्यादा देरी लगा रहा हो। रामधन काका के बेटे ने बोला, नरेश दादा ज्यादा देरी मत करो, गांव वालों को सब कुछ सच सच बता दो कि चिराग दादा अपनी मर्दानगी दिखाने रक्त पिशाच के पास गए हैं। लेकिन हमने कहा यार थोड़ा रुको, वो आता ही होगा। हमारे घर पास में होने के कारण हमें घर वाले सोने के लिए बुलाने लगे। अब चिराग को गए लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा हो गया था। वो धधकते अंगारे भी अब पूरी तरह से बुझ चुके थे। हमने गांव में जाकर कुछ लोगों को एक बात बता दी। उस समय कुछ 2-4 लोग ही थे जो कि इतनी रात को जग रहे थे। वे उस गर्भवती महिला जिसका टोटका हुआ था उसके घर पर बैठे थे। ये बात बताने के बाद गाँव में जैसे हंगामा सा हो गया। रात के 2 बजे पूरा गाँव ही जाग गया। चिराग के घर जब ये बात पता चली तो उसकी दादी जोर जोर से रोकर गालियां देने लगी। अब उसकी मम्मी भी बार बार रोए जा रही थी। चिराग के पापा ने बोला, ये सब इस रामधन का पाखंड है, चिराग को शायद कुत्तों ने घायल कर दिया होगा। वे अकेले ही लाठी लेकर शमशान की तरफ जाने लगे, लेकिन रामधन काका और गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद गांव वाले भैरू जी के मंदिर के पुजारी, जिसे हम घोड़ला बाबा बोलते हैं, उनमें भैरू जी महाराज की छाया भी आती है, उनके पास गए और सारी बात बताई। इसके बाद घोड़ले बाबा रामधन काका और चिराग के पिताजी चिराग को लेने शमशान की तरफ चल दिए। इसके 10 मिनट बाद ही घोड़ला बाबा और रामधन काका चिराग को गोद में लेकर वापस आ गए। चिराग उस समय बेहोश था, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। चिराग के पापा जो कि आधे रास्ते में बैठ गए थे, वे उनके पीछे पीछे घबराए हुए आ रहे थे। वे आते आते पूछने लगे, वो सब क्या था, ये तुम क्या करते रहते हो? तो घोड़ला बाबा ने चिराग के पापा को धमकाते हुए बोला, तुम किसी की मानते तो हो नहीं, हम ला रहे थे ना तुम्हारे बेटे को, फिर तुम पीछे पीछे क्या करने गए थे? ज्यादा पढ़ लिख गए हो ना, कहाँ बड़े बुजुर्गों की इज्जत करोगे और समाज के कायदे कानून की मान मर्यादा रखोगे? तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी वजह से यहाँ शमशान में गया था। हमेशा विज्ञान विज्ञान करते रहते हो। मुझे भी नहीं पता इस लड़के का अब क्या होगा। उनके बातों की परवाह न करते हुए रातों ही रात चिराग के पापा ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, जहाँ दिन के 11 बजे चिराग को होश तो आ गया, मगर सुनने में आया कि वह पागल हो गया है। वह सबको गालियां दे रहा है और अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। उसकी आवाज ऐसी निकलती है जैसे 3 लोग एक साथ बोल रहे हो। अस्पताल में चिराग की हालत दिनों दिन और खराब होती जा रही थी। वह खुद के हाथ पांव चबा रहा था। अब उसका वजन भी घटकर लगभग आधा हो गया था। 7 दिन इस हॉस्पिटल में रहने के बाद अब उसे भुवनेश्वर के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया, मगर कुछ भी रिकवरी नहीं हुई। डॉक्टर की जाँच रिपोर्ट बार बार नॉर्मल आती, क्योंकि जिस चीज ने चिराग का ये हाल किया था वो ताकत डॉक्टर की जाँच में सामने नहीं आती। 5-6 दिन इस हॉस्पिटल में और गुजर गए। चिराग के पापा सोच रहे थे कि मेरे बेटे को किसी ने जहर तो नहीं दे दिया या फिर कुछ सुंगा दिया हो, मगर डॉक्टर फिर उसका पता क्यों नहीं लगा पा रहे। इसके बीच चिराग के पापा को बार बार वो भी बात याद आ रही थी जब वे घोड़ले बाबा और रामधन काका के साथ शमशान गए थे। अस्पताल में एक दिन दोपहर में एक बुजुर्ग डॉक्टर चिराग के पापा के पास आकर बोला, देखिए रमेश जी, इस बच्चे की हालत के पीछे जो वजह है इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जहां ऐसे पजेस्ट बच्चे हॉस्पिटल में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। डॉक्टर्स मोटी फीस वसूल कर लेते हैं और आखिर में बोल देते हैं हमने पूरी कोशिश की, लेकिन माफ कीजिए हम आपके पेशेंट्स को नहीं बचा पाए। उस बुजुर्ग डॉक्टर ने यह भी कहा कि मैं भगवान और भूत प्रेत दोनों को मानता हूँ। मैं डॉक्टर होने के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान रखता हूँ। हो न हो इस लड़के पर कोई ऐसा साया है जो खून पीना पसंद करता है, इसीलिए दिनों दिन इसका खून कम होता जा रहा है और वजन भी घट रहा है। चिराग के पापा ने रोते हुए डॉक्टर को उस रात चिराग के साथ घटी पूरी बात बता दी। तो डॉक्टर ने बोला, उसने रक्त पिशाच को चुनौती दी, तुम जल्दी से अपने बेटे को लेकर गांव चले जाओ और वहाँ घोड़ले बाबा और रामधन के पांव पकड़ लो, वही तुम्हारे बेटे को बचा सकते हैं, वरना अब तुम्हारा बेटा 4-5 दिन का मेहमान और है। चिराग के पापा के हाथ पांव कांप रहे थे। वे चिराग को एम्बुलेंस में बिठाकर वापस गांव ले आए और घोड़ले बाबा और रामधन काका के पांव में गिरकर रोने लगे और अपने घर चलकर चिराग की जिंदगी बचाने की भीख मांगने लगे। उन दोनों ने घर जाकर देखा तो चिराग एक हड्डियों का ढांचा ही रह गया था। उसके दादाजी दोनों से हाथ जोड़कर चिराग के पापा की तरफ से माफी मांग रहे थे। चिराग की दादी और मम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल था। हमें सुनने में आया कि उस रात जब चिराग को लेने शमशान की तरफ गए थे तो उसके पापा को काफी सारी पीली आंखें दिखाई देने लगी थी जो उनके चारों तरफ मंडरा रही थी। वे घूम घूम कर उन्हें देख रहे थे और काफी डर गए थे। ये सब देखते हुए घोड़ले बाबा ने अपने पास से एक धागा निकालकर उनकी कलाई पर लपेट दिया और वही बैठने को कहा। घोड़ले बाबा बोल रहे थे कि वे आंखें कच्चे कलवों की थी। अगर वे उस दिन अकेले ही शमशान की तरफ चिराग को लेने चले गए होते तो कच्चे कलवे उनकी गर्दन तोड़ देते, क्योंकि अमावस की रात शमशान में मांस का रक्त पिशाच को भोग लगाने से वे जाग जाते हैं। शमशान में जब वे दोनों चिराग को लेने पहुंचे तो चिराग फटी नजरों से एक तरफ देख रहा था। वह पलके ही ने जब कर रहा था। पहले तो घोड़ले बाबा और रामधन काका को कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब घोड़ले बाबा बोले जय हो भैरू बाबा की, तभी उनको एक दानव सा रक्त पिशाच दिखाई दिया। ये रक्त पिशाच उनको पहले से ही जानता था। वो बोला, क्यों, क्या हुआ तुम्हारे गाँव को? गांव के छोटे छोटे बच्चे मुझे चुनौती देंगे? वो बताते हैं कि रक्त पिशाच सबको नहीं दिखाई देता, मगर उन दोनों ने उसे देखा है। उन दोनों ने हाथ जोड़ते हुए बोला कि अगली अमावस की रात हम आपके बकरे के पूरे कलेजे का भोग लगाएंगे। ये बच्चा अबोध है, इससे गलती हो गई,
आप इसे क्षमा कर दीजिए। लेकिन काफी देर तक क्षमा याचना करने के बाद रक्त पिशाच बोला, मैं तभी ये भोजन स्वीकार करूंगा जब यह बोध बच्चा घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगा और अपने हाथों से मुझे भोग लगाएगा। तो उन दोनों ने हामी में सिर हिला दिया। इसके बाद बेहोश हो चुके चिराग को रक्त पिशाच ने उनको सौंप दिया और यही नहीं बल्कि रक्त पिशाच गांव की सीमा तक उनके पीछे पीछे आया ताकि कोई और बुरी शैतानी आत्मा उनका नुकसान न कर दे। गांव के बाहर बैठे चिराग के पापा को किसी तरीके से उन्होंने झुझोड़ कर उठाया और साथ चलने को कहा और उन्होंने सबसे पहले चिराग को भैरू जी के मंदिर के बाहर लेटा दिया। अगर उस रात हाथों हाथ ही भैरू जी की जोत हुई होती तो शायद भैरू जी चिराग की इतनी हालत खराब नहीं होने देते, मगर चिराग के पापा की साइंस की जिद ने उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया और चिराग की यह हालत हो गई। अमावस की रात को तो अभी 8-10 दिन बाकी है, तब रक्त पिशाच को भोग लगाया जाएगा। तब तक शायद इसके शरीर को अपना घर बना चुके तीनों साए उसकी जान ले लेंगे। तो कुछ सोच विचार कर घोड़ले बाबा ने आज रात भैरू जी की जोत करवाने को बोला। चिराग के पापा तुरंत तैयार हो गए। रात को भैरू जी की जोत हुई तो भैरू जी महाराज के घोड़ले बाबा, जिनमें भैरू जी आते हैं, ने बोला, अभी मैं इस बालक को कुछ भभूत दे देता हूँ, इसे कुछ राहत मिलेगी। चिराग को भभूत रगड़ने के बाद घोड़ले बाबा ने उसकी उंगली पकड़ ली और बोले, तुम तीनों को कसम है इस बालक को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। तो बेजान पड़ा चिराग एकदम बोल पड़ा, ए बुड्ढे, हमारे पचड़े में मत पड़, हम इसे लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। तो बाबा ने पास ही पड़े लोटे में से चरणामृत के कुछ छींटे चिराग के ऊपर छिड़क दिए और चिराग कुछ देर छटपटाने के बाद अचेत हो गया। घोड़ले बाबा ने बोला, अब आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये इसे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस कुछ तुलसी के पत्तियां इसके मुंह में डाल देना। हम सबको अमावस का इंतजार था। हम अमावस की रात के वादे के अनुसार चिराग के पापा बकरी के कलेजे सहित सभी चीजों की पूरी सामग्री ले आए थे। रात के 11:15 बजे घोड़ले बाबा और रामधन काका चिराग को कंधों पर उठाकर पूरा सामान लेते हुए भैरू जी महाराज का गुणगान करते शमशान की ओर चल दिए। हम गांव की सीमा पर खड़े खड़े उन्हें देख रहे थे। उन्होंने वहां जाकर आग जला ली। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग चिल्ला रहे हो और घोड़ले बाबा जोर जोर से कुछ बोल रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद रक्त पिशाच वहां प्रकट हुआ। उन्होंने पहले रक्त पिशाच से क्षमा याचना करी। उन्होंने बेसुध हो चुके चिराग से जैसे तैसे रक्त पिशाच को बकरी के कलेजे का भोग लगाया। रक्त पिशाच ने यही बोला कि अबोध बालक है, इसीलिए मैं इसे क्षमा कर रहा हूँ। अभी शमशान से एक रोशनी ऊपर उठी और जलती हुई गांव की ओर आई और ऊपर होती हुई कहीं चली गई। कुछ देर बाद वे तीनों शमशान से वापस आ गए। अब चिराग को होश आ गया था। उसने आंखें खोल ली थी, लेकिन काफी दिनों की कमजोरी के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। घोड़ले बाबा ने चिराग को भैरू जी के मंदिर के सामने लिटा दिया और वहां उसे झाड़ा लगाने लगे और मंत्र बाधित करके एक ताबीज उसे पहनने को दिया और कहा, ये लड़का अब बिल्कुल ठीक है। चिराग के पापा घोड़ले बाबा के पांव पकड़कर रोने लगे। उन्हें काफी पश्चाताप हो रहा था। दूसरे दिन हम लोग चिराग से मिलने गए तो वह बीमार हो गया था, उसे फीवर था। जब घोड़ले बाबा उसे देखने गए तो बोले, रमेश, अब डॉक्टरों का काम है भाई, तेरा बच्चा कमजोर है इसीलिए बुखार हो गया है, दवाई दिलवा दे, ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। दवाई दिलवाने के 2-4 दिन बाद चिराग धीरे धीरे ठीक होने लगा। जब वह स्कूल आया तो वह काफी बदल चुका था। उसने गले में 3 ताबीज और एक रुद्राक्ष पहन रखा था। इसके बाद वह हमेशा अपनी जेब में हनुमान चालीसा रखता था। उसने अब चौराहे के सामान को छूना तो दूर, वह उनसे काफी दूर से निकलता था। वह अब पढ़ाई में भी होशियार नहीं रहा था। उन तीनों आत्माओं ने उसे पहले जैसा नहीं छोड़ा था। वह बोलता था, उसके साथ दिन में भी कई बार भूतिया घटनाएं हो जाती है और उसे इनसे काफी डर लगता है। चिराग बताता है कि जब उस रात वह शमशान जा रहा था तो रास्ते में 2 कुत्ते उस पर जोर जोर से भौंक रहे थे। वे उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत सी आंखों ने उसे घेर लिया और उन दोनों कुत्तों को भी उन आंखों ने दूर भगा दिया। वे कुत्ते पहले तो सामान्य थे, मगर देखते ही देखते भैंस जितने बड़े हो गए थे। वह शमशान की ओर चला जा रहा था। उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है। उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, बहुत सारे साए उस पर मंडराने लगे। वे उसके हाथों को पकड़कर खींच रहे थे। तभी एक दानव सा आदमी प्रकट हुआ जो लाल रंग का था। उसकी आंखें पीली थी और मुंह पर खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे 20 हाथियों जितना बड़ा हो। उसने उन प्रेतों को मुझसे दूर किया और बोला, बालक, तेरा इतना दुस्साहस कि अमावस की रात पर मुझे चुनौती देगा। और मैं उसकी आंखों में देखता रहा और बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। घोड़ले बाबा बताते हैं कि वे दोनों कुत्ते जो चिराग का रास्ता रोक रहे थे, वे भैरू जी महाराज के रक्षक थे। दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में।